राजनीति का पहला चरण जो हम मानते हैं वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है, तो आपका मन कैसे बना एनएसयूआई में आने के लिए? राजीव गांधी जी की से प्रेरणा मिली और हम जो है एनएसयूआई के साथ जुड़ गए। बताया जाता है मॉनिटर थे, तो मॉनिटर तो आधी कहते हैं कक्षा को जो छात्र होते हैं उनको दुश्मन ही बना लेता है। एक बार आपने स्कूल का कमरे का दरवाजा बंद कर दिया था। जब रिसेस थी उसके बाद का जो पीरियड था, हम 2-3 लड़के अंदर बैठ गए और अंदर से बोल्ट कर दिया ताकि बच्चों को थोड़ा सा बाहर खड़े होने देने। तो वो बात घर तक पहुंची? ना, घर तक नहीं पहुंची। स्कूल से जब आप कॉलेज गए तो आपके मन में क्या था, बनना क्या चाहते थे पहले? मुझे ऐसा लगता है कि डेस्टिनी अपना रोल प्ले करती है। पहली बार जब आप विधायक बने तो उस समय क्या फीलिंग थी? परिवार में तो पहले नहीं चाहते थे कि पॉलिटिक्स में आए, लेकिन आगे टिकट मिल गया। आप पढ़ाई करते थे हमीरपुर, जब आप वापस आए दोबारा समर्थन कैसे मिलना शुरू किया? जो मेरे से पहले विधायक थे हमारे पार्टी के, उनके लिए हमने डट के काम किया और उस वजह से लाइमलाइट में आ गए। एक बार आपको मुख्य संसदीय सचिव बनाया गया और उससे आपने ही उस पद को छोड़ दिया। लोग विधायकों के ऊपर दबाव बनाते हैं, विधायक जाके फिर मुख्यमंत्री पे दबाव बनाते हैं और हम ये सोच के इंस्टीट्यूशन ज़्यादा खोल लेते हैं कि इससे समाज को भी फायदा होगा और नेतागिरी भी चल पड़ेगी। अब ऐसा लगता है कि जो जरूरत से ज़्यादा एक्सपेंशन होगी, इससे हमने क्वालिटी जो है उस पर हम डाउनग्रेड कर दिया। आपने स्कूल में बंक करे? एक बार हमारे प्रिंसिपल थे, उन्होंने छापा मारा वहाँ बीडीओ हॉल में, कोई छोटा सा कस्बा तो था वो जी। तो वहाँ से फिर पकड़ के हमारे को दूसरे दिन प्रेयर में जो है वो सबके सामने मुर्गा बनाया। तो बाइक पे भी घूमते थे, प्रचार के लिए घूमते थे? सब जगह नहीं, लेकिन कई बार बाइक पे गए, कई बार साथ में। जय हिंद दोस्तों, आज हमारे साथ हिमाचल के कैबिनेट मिनिस्टर राजेश धर्मानी जी हैं, जिन्होंने बिलासपुर के घुमारवीं से 3 बार विधायक बने और अब सुक्खू सरकार में जनता की सेवा कर रहे हैं और टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर भी है। नमस्ते। नमस्कार। धर्मानी जी, आपने बहुत बड़ी जर्नी पार करके यहाँ तक पहुँचे हैं, तो कैसा ये सफ़र रहा? देखिए, किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति आगे बढ़ता है तो स्ट्रगल तो करना पड़ता है। बहुत कम लोग हैं जिनको शॉर्टकट से जो है सफलता मिल जाती है, लेकिन हम लोगों ने जो है काफ़ी संघर्ष किया। ईश्वर की कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से, गुरुजनों के आशीर्वाद से जो है जो हमें वर्तमान जिम्मेदारी मिली है, वो सब हमारे से जितने बड़े हैं, हमारे दोस्त हैं, सहयोगी हैं, परिवार है, हमारे पार्टी के नेता हैं जिनका आशीर्वाद रहा, वो सब की वजह से ये हमें पोजीशन मिली है, जिसकी वजह से हम लोगों के लिए कुछ कर पा रहे हैं। पिता अध्यापक थे जी, और आप राजनीति में आ गए, तो जो परिवार था आपको चाहता था कि आप राजनीति में जाएं? नहीं, हमारे परिवार में कोई राजनीति में पहले नहीं था। मेरे पिताजी भी चाहते थे कि मैं भी पढ़ाई करके नौकरी करूं। पहले तो चाहते थे कि मैं जब 10वीं पास की उसके बाद वो जेवीटी की ट्रेनिंग करने के लिए मुझे काफ़ी दबाव उन्होंने बनाया, लेकिन मैंने किसी तरह से मैं उनको कन्विंस करने में जो है कामयाब हो गया कि मैं जेवीटी की ट्रेनिंग नहीं करूंगा। उसके बाद फिर पॉलिटेक्निक में जो है आप डिप्लोमा करें, बल्कि पॉलिटेक्निक में एडमिशन भी ले ली। फिर उसके बाद फिर मैंने वो छोड़ दी कि मैंने +2 करनी है, उसके बाद फिर देखेंगे। तो माता पिताजी का, परिवार का तो यही रहता है कि नौकरी करें, क्योंकि हम तो पिताजी भी नौकरी करते थे, खेती बाड़ी करते थे, तो हमारा कोई इस तरह का कोई पृष्ठभूमि पारिवारिक नहीं थी कि हम राजनीति में ना वो चाहते थे। धर्मानी जी, जैसे आपका स्कूल था, घर से स्कूल कितनी दूर था? एक स्कूल तो था जो उस समय नया खुला था, हम उसके फर्स्ट बैच में थे। फर्स्ट में वो घर के ज़्यादा दूर नहीं था, हार्डली कोई 500-700 मीटर पे होगा। लेकिन वहाँ पे कुछ टाइम पढ़ने के बाद फिर पिताजी मेरे दूसरे स्कूल में नौकरी करते थे, तो उनको लगा होगा कि यहाँ पे पढ़ाई थोड़ी अच्छी नहीं हो पाएगी। फिर मुझे उन्होंने, जो उनका अपना स्कूल था जहाँ पे वो नौकरी करे थे, वहीं पे हमारा भी दाखिला कराया जी। तो ये लगभग 3 किलोमीटर था। तो चल के जाना पड़ता? हाँ, पैदल जाते थे, क्योंकि दूसरा तो ऑप्शन थी ही नहीं। घर हमारे सड़क से नहीं जुड़े थे और वहाँ स्कूल जाने के लिए भी पहले खड़ी चढ़ाई थी, फिर प्लेन था, फिर उतराई आती थी।
और वापसी पे उसमें रिवर्स में फिर उस तरह से होता। आपकी 3 बहनें हैं, तो आपके साथ ही स्कूल उसी समय पैदल ही चलती थी आपके साथ? हाँ, 2 बहनें जाती थी स्कूल, और उस चढ़ाई उतराई पे चढ़ने का एक फ़ायदा हो गया कि हमारा स्टेमिना डेवलप हो गया। पहली बार मुझे टिकट मिला 2007 में, तो उसमें लगभग 22-23 दिन का समय था सारा, टिकट मिलने से लेकर फाइनल वोटिंग तक। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैंने लगभग हर गांव जो है वो पैदल कवर किया। वो उस समय के दौर का फायदा हुआ जब आप स्कूल जाते थे, 3 किलोमीटर जाना और 3 किलोमीटर वापस आना। उस समय से फिर स्टेमिना डेवलप हो गया। घर में भी काम करते थे, खेती बाड़ी का काम हम करते थे, मतलब पेरेंट्स के साथ साथ। स्कूल जाने से पहले भी काम करते थे, स्कूल से आने के बाद भी करते थे, और स्कूल में फिर स्पोर्ट्स में भी हिस्सा लेते थे, कॉलेज में भी क्या लेते खेलते थे आप? मैं एथलेटिक्स में भी पार्टिसिपेट करता था, रनिंग में, और कबड्डी खेलते थे। 2 चीज़ें थी, तो उससे स्टेमिना थोड़ा बिल्डअप हो गया। और जब फर्स्ट इलेक्शन लड़ा तो उसमें हमने 22-23 दिनों में जो है पूरी कंस्टिट्यूंसी कवर की। बल्कि जो हमारे विरोधी पार्टी के लोग थे उन्होंने काफ़ी उस पर टिप्पणियाँ की कि ये पता नहीं कोई नशा करता है या कैसे, अभी इतना ज़्यादा कैसे दौड़ सकता है व्यक्ति। लेकिन वो कुल मिला के जो बचपन से हमें भाग दौड़ करने की आदत थी जी, उसका वो फ़ायदा मिला है। तो बचपन में आप शरारती भी थे? शरारतें तो होते ही हैं, बचपन तो बिना शरारतों के हो तो फिर बचपन क्या। बताया जाता है आप मॉनिटर थे उस समय, तो मॉनिटर तो आधी कहते हैं कक्षा को जो छात्र होते हैं उनको दुश्मनी बना लेता है, क्योंकि तो शिकायतें लगाते हैं टीचर को। तो आप वैसे मॉनिटर थे? और हमने कभी शिकायत नहीं करी। जो भी इश्यूज होते थे वो अपने स्तर पे रिजॉल्व करते थे। मुझे कभी याद नहीं है कि हमने कभी किसी स्टूडेंट की टीचर से शिकायत की हो। माना जाता है आप स्कूल से ही बच्चों को जोड़ना शुरू कर दिया था, वो जैसे नेचर में ही होता है कि सबको साथ लेके चलो। कुछ ऐसा गॉड गिफ्टेड होगा। मतलब जैसे उस समय बच्चों के झगड़े बड़े होते थे जी, 1-2 केस को छोड़ के मैंने मतलब कभी मेरे सामने झगड़ा नहीं हुआ, क्योंकि जब कोई ऐसी झगड़े की नौबत आती थी तो हम बीच बचाव करके शांत कर देते थे। चाहे स्कूल लेवल की बात है, चाहे कॉलेज में था, वो बीच बचाव हो जाता था, झगड़ा टल जाता था। बल्कि कई तो हमारे साथी कहते थे, क्योंकि जिस दिन मैं वहाँ एब्सेंट होता था या आगे पीछे थे तो झगड़ा हो जाता था कई बार कॉलेज में, तो कहते थे कि आपको पहले पता लगता होगा इसलिए आप उस समय नहीं होते हैं। लेकिन होता ये था कि सच्चाई ये थी कि जब मेरे सामने कोई ऐसी नौबत आती थी तो हम बीच बचाव करके समझौता करा देते या शांत करा देते थे उसको। एक बार आपने स्कूल का कमरे का दरवाजा बंद कर दिया था, वो इंसिडेंट जरूर सुनाइए आपका, वो क्या हुआ? वो तो ऐसे ही स्वार्थ करने के लिए, मजाक करने के लिए कि हमारे टीचर थे, श्री SP शर्मा था नाम उनका, इतिहास पढ़ाते थे। जब रिसेस थी उसके बाद का जो पीरियड था, हम 2-3 लड़के अंदर बैठ गए और अंदर से बोल्ट कर दिया ताकि बच्चों को थोड़ा सा बाहर खड़े होने देने के लिए मतलब मजबूर करें। फिर टीचर आया, टीचर ने हमारी खूब धुनाई की। तो वो बात घर तक पहुंची? मैं घर तक नहीं पहुंची है, वो घर तक नहीं पहुंची। वो तो टीचर ने अपने लेवल पे ही सेटल कर दी। सर देखिए, हम मानते हैं कि या चाहे स्कूल है या कॉलेज है, तो बंक जो है ना जी, वो सभी मानते हैं कि बंक तो जरूर होता है। तो कभी आपने स्कूल में बंक करे? बंक वर्ड का तो पता नहीं था उस टाइम जी, और ये था भी हम उस टाइम फिल्में देखने चले जाते थे। तो हमारे 2-3 टीचर थे बड़े फेवरेट, तो ध्यान रखते थे, उनके पीरियड तो हम छोड़ते नहीं थे। अच्छा। तो बीच में फिर जैसे फिल्म देखने चले जाते थे, उस टाइम फिल्म देखने का बड़ा क्रेज होता था। तो पकड़े गए कभी? हाँ, एक बार हमारे प्रिंसिपल थे, उन्होंने छापा मारा वहाँ वीडियो हॉल में, क्योंकि छोटा सा कस्बा तो था वो जी। तो वहाँ से फिर पकड़ के हमारे को दूसरे दिन प्रेयर में जो है वो सबके सामने मुर्गा बनाया, घर में भी कंप्लेंट हुई। जी जी जी। तो स्कूल से जब आप हमीरपुर कॉलेज जब आप गए, तो आपके मन में क्या था, बनना क्या चाहते थे पहले? मुझे ऐसा लगता है कि डेस्टिनी अपना रोल प्ले करती है जी। जब मैं 10वीं के बाद +1 में जब हुआ तो मेरी इच्छा थी कि मैं मेडिकल स्ट्रीम में दाखिला लूँ, लेकिन उसमें परिस्थितियाँ ऐसी थी क्योंकि +2 स्ट्रीम नया स्टार्ट हुआ था और घुमारी में उस टाइम मेडिकल स्ट्रीम में की फैसिलिटी नहीं थी। हालांकि उससे पहले जब हायर सेकेंडरी सिस्टम था तो बहुत अच्छे डॉक्टर हमारे स्कूल से निकले थे, बट जब +2 स्ट्रीम स्टार्ट हुआ तो उसमें +1 में मेडिकल स्ट्रीम में एडमिशन के लिए प्रोविजन नहीं था क्योंकि टीचर अवेलेबल नहीं थे। तो मैंने कोशिश करी थी अपने माता पिता जी को कन्विंस करने की कि या तो मैं DAV कॉलेज कांगड़ा में एडमिशन ले लेता हूँ, ये हमारी से थोड़ा दूरी पे भराड़ी था, वहाँ पे ले लेता हूँ, वहाँ मेडिकल स्ट्रीम था। लेकिन पेरेंट्स ने मुझे अलाउ नहीं किया और फिर नॉन मेडिकल रख लिया। नॉन मेडिकल के चलते फिर हम हमीरपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंच गए। NSUI में फिर हमीरपुर में आके आपने NSU ज्वाइन किया? NSUI में तो +2 में ही थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो गया था, हालांकि बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी। राजनीति का पहला चरण जो हम मानते हैं वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है, तो आपका मन कैसे बना NSUI में आने के लिए? NSUI में उस समय राजीव गांधी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे और जिस तरह से वो भाषण देते थे, जिस तरह की इनोसेंस उनके चेहरे से झलकती थी
और जिस तरह से वो मेरा भारत महान की बात करते थे, 21वीं शताब्दी भारत की होगी, वो चीज़ें इंस्पायर करती थी। हमेशा कहते थे कि आई एम यंग, आई हैव ड्रीम्स। तो वो चीज़ें लगती थी कि ये जो है हमारे देश को आगे ले जाना चाहते हैं। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उन्होंने बहुत काम किया। और विपक्ष का जब उनके ऊपर अटैक होता था तो मुझे लगता था कि ये उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है जी। है ना। तो धीरे धीरे हमारी इमोशन उनके साथ जुड़ती गई। हमारे परिवार से भी हम कांग्रेस विचारधारा से संबंध रखते थे, हालांकि सिर्फ वोट देने तक सीमित थे। लेकिन राजीव गांधी जी की से प्रेरणा मिली और हम जो है NSUI के साथ जुड़ गए। कुछ टाइम मैं 2-3 महीने बिलासपुर कॉलेज में रहा +2 के बाद, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा एक्टिव हो गए। फिर मैं हमीरपुर चला गया, सिलसिला आगे बढ़ता गया। NSUI में आपकी दोस्ती हुई CM सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के साथ। तो कहते हैं आपकी बाइक बड़ी मशहूर होती थी, आप जाते थे उनके साथ, बाइक पे चलते थे, और उस समय आपने छात्र पॉलिटिक्स में उनके साथ जुड़ के काम किया। कैसा दोस्त था वो? हमारे से तो बड़े हैं, बड़े भाई की तरह हमारे गाइड थे पॉलिटिक्स में, तो वो प्रेजेंट होते थे। जो पहली बार मैं उनसे मिला हमीरपुर में, एक हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होते थे, अब आज इस दुनिया में नहीं है, उनके साथ में मिला वहाँ पर। फिर कुछ टाइम बाद मुझे इन्होंने NSUI का एक टेक्निकल विंग बनाया, जिसका मुझे इन्होंने कन्वीनर बनाया। बस उससे फिर हमने कोशिश करी कि जितने हमारे प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं, उस टाइम IGMC शिमला था, वहाँ भी हमने NSUI की कार्यकारिणी गठित की। हालांकि प्रोफेशनल कॉलेज में सीधे तौर पे पॉलिटिकली आप किसी तरह की पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते हैं जी, लेकिन इनडायरेक्टली हमने वहाँ बाइक पे भी घूमते थे, प्रचार के लिए घूमते थे। बाइक पे जाते थे, क्योंकि बाइक पे ज़्यादातर जहाँ जहाँ ड्यूटी लगती थी, जो कांगड़ा का इंचार्ज रहा मैं, ऊना का रहा, हमीरपुर का रहा, कुल्लू, मलिया, आपके साथ चलते थे? सब जगह नहीं, लेकिन कई बार बाइक पे गए, कई बार साथ में। ये भी सादगी पसंद लोग हैं, भी बड़े स्ट्रगल से आगे निकले हैं, बड़ी साधारण पृष्ठभूमि रही है। तो कभी उनके साथ दिल्ली जाना हुआ, कभी उस दौर में? हाँ, दिल्ली कई बार गए। कोई ऐसा वाक्य हो जो आपको याद हो, उनके साथ दिल्ली गए हो बाइक पे या कुछ ऐसा, ट्रेन पे? अब बाइक पे तो गए हम, कालका तक जाना था, लेकिन बीच में रुकते रुकते गए, कालका से ट्रेन छूट गई। फिर रात को हम चले गए चंडीगढ़, उसी ट्रेन को पकड़ने के लिए। फिर 12:30 बजे जो है चंडीगढ़ में बाइक वहीं रेलवे स्टेशन पे पार करके हेलमेट साथ में लेके दिल्ली चले गए। 13, 14, 15 दिन जो है लगभग दिल्ली में रहे जी। तो ऐसे ये पूरी स्ट्रगल आपने उनके साथ मिलके, कंधे से कंधा मिला के आपने उस समय साथ दिया? जुनून होता था पार्टी के काम करने के प्रति। स्टूडेंट्स के काम होते थे, ये यूनिवर्सिटी में होते थे, हम कॉलेज से आके फिर जब बच्चों के काम होते थे उनको लेके आते थे। पहली बार जब आप विधायक बने तो उस समय क्या फीलिंग थी? परिवार में कैसा वो माहौल था? परिवार में तो पहले नहीं चाहते थे कि पॉलिटिक्स में आए, लेकिन जब आगे टिकट मिल गया जी, तो उस समय हमारे जो पार्टी ने 2003 में भी मुझे टिकट देने की कोशिश की, लेकिन उस समय क्योंकि हमारे वहाँ सीटिंग MLA थे, तो सीटिंग गेटिंग के चक्करों में उसमें फिर नहीं मिला। हालांकि काफ़ी देर से हमारी सीट का फैसला हुआ था, लगभग लास्ट में फैसला हुआ था। तो साथ में जब टिकट मिला तो उसमें माहौल तो बीजेपी के पक्ष में था, बीजेपी की सरकार बनी थी, लेकिन लोगों के आशीर्वाद से और पार्टी नेतृत्व के आशीर्वाद से जो है आपको मुझे दिन भी आपको कम मिले थे, तो आम दिनों में मुश्किल कितनी आई? मुश्किलें तो काफ़ी आई, क्योंकि उसमें 2-3 चीज़ें थी कि एक तो समय कम था, दूसरा अब गांव में हर जगह तो मुझे जानते नहीं थे जी, आम आदमी के साथ इतना ज़्यादा संपर्क नहीं था। क्योंकि मैं NSUI यूथ कांग्रेस के पॉलिटिक्स से निकले थे, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में तो थे नहीं पहले जी। लेकिन एक था कि एक नेटवर्क था समाज के अंदर, मतलब ऐसा कोई गांव नहीं था जहां मेरे पर्सनल संपर्क में लोग नहीं थे, उसका फ़ायदा मिला। दूसरा उसमें जैसे विद्या स्टोक्स जी हमारे लीडर थी, सुखविंदर सुक्खू जी हमारे यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, अनंत शर्मा जी थे, विप्लव ठाकुर जी थे, तो हम बाली जी थे, इनके एसोसिएशन जो थी इनके साथ ज़्यादा थी। और ये मैसेज था कि हाईकमान के आदमी हैं, तो उसका भी एक लोगों में मैसेज होता है, तो शायद उसका भी मुझे एडवांटेज मिला। आप पढ़ाई करते थे हमीरपुर, जब आप वापस आए तो आपने कैसे उनसे टच किया, दोबारा समर्थन कैसे मिलना शुरू किया आपको? पहले मैंने पार्टी का काम किया, जो मेरे से पहले विधायक थे हमारे पार्टी के, उनके लिए हमने डट के काम किया और उस वजह से लाइमलाइट में आ गए। क्योंकि हमारा एक यूथ में बड़ी अच्छी पैठ थी, तो जब भी कोई कार्यक्रम करते थे तो 500-1000 लड़कों को इकट्ठा करना मतलब
कई बार किया है, कई बार हमने ऐसे कार्यक्रम किए, तो उससे चर्चा में तो आ ही जाता आदमी जी। तो लगातार हम एक्टिव रहते थे, सोशल वर्क में बहुत एक्टिव रहते थे, कुछ ना कुछ सोशल एक्टिविटी चली रहती थी। और हमेशा मैंने ये कोशिश की है कि जो व्यक्ति अपनी बात भी नहीं रख सकता है, हम उसके हितों का जरूर ध्यान रखें। जब भी कोई फैसला लें तो हमेशा ये देखें कि जिस व्यक्ति को आप फेवर कर रहे हैं, इसकी वजह से नुकसान किसको हो रहा है। अगर दूसरे को नुकसान नहीं हो रहा है तो करना ठीक है, लेकिन दूसरे को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है तो फिर वो चीज़ें भी ध्यान में रखनी पड़ती हैं। एक बार आपको मुख्य संसदीय सचिव बनाया गया और उसे आपने ही उस पद को छोड़ दिया, वो क्या मामला? जब मुख्य संसदीय सचिव बनाया तो मुझे तो ज़्यादा जानकारी सरकारी सिस्टम की नहीं थी, हालांकि थोड़ा बहुत मैंने सुन रखा था कि इसमें कोई ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं होता है। फिर जब मुझे मालूम पड़ा, जब उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी ने मुझे कॉल किया कि आपको CPS बनाने के लिए अप्रूवल मिली है, तो फिर मैं उस समय अनंत शर्मा जी के ऑफिस में था दिल्ली में, और आदमी सुक्खू जी भी साथ थे, हालांकि दुर्भाग्य से ये उस समय चुनाव हार गए थे। तो मैंने कहा कि मैंने नहीं बनना है CPS, लेकिन उसमें फिर आनंद जी ने कहा कि अगर मना करेंगे तो फिर पार्टी नेतृत्व नाराज होगा, को लगेगा कि ये हमारी बात नहीं सुन रहा है। फिर हमने नेतृत्व की बात मानी, मुझे लगा कि उसमें कुछ करने के लिए होगा, लेकिन जब मैंने देखा कि आप कुछ कंट्रीब्यूट कर ही नहीं सकते हैं, और दूसरा ये लगा कि जो संविधान में संशोधन किया था, जिसके तहत मंत्रिमंडल के जो मंत्रियों की संख्या थी उसको लिमिट किया था, तो ऐसे में फिर एक तो संविधान संशोधन की भी उल्लंघना थी, ऐसा लगा मुझे उस समय, और दूसरा काम करने के लिए कुछ नहीं था। तो आपने खुद ही छोड़ दिया? फिर मैंने छोड़ दिया। हालांकि मेरा रिजाइन पहली बार जब रिजाइन किया था उसमें, क्योंकि पार्लियामेंट के इलेक्शन होने थे। वैसे बहुत कम नेता हैं जो खुद पद छोड़ दें, नहीं तो हर कोई सोचता है कि आखिर तक प्रयास करते हैं, बचा रहे। तब मुझे लगा कि जब मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन नहीं है तो फिर क्यों उसमें रहना है। कुछ अगर कंट्रीब्यूट करें तो अच्छी बात थी, लेकिन जब कंट्रीब्यूशन के लिए कुछ था ही नहीं तो इसलिए मैं छोड़ना बेहतर समझा। जब मेरी रिजाइन एक्सेप्ट नहीं हुआ तो फिर मैंने जो गाड़ी थी, घर था, वो छोड़ दिया था। फिर एक बार आप 12वीं से हारे भी हैं, तो वो दौर कैसा था आपका हार के बाद? क्योंकि जैसे आपका जनसंपर्क था, लोगों के साथ मिलना उठना, और आपकी जो पकड़ थी, वो हार के बाद आपको कैसा महसूस हुआ, और उस दौर में आपका किसने साथ दिया सबसे ज्यादा? फैमिली में? ये फैमिली तो हमेशा साथ होती है, फैमिली के तो सपोर्ट ना हो तब तो आदमी कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन हमारे जो दोस्त थे, पार्टी के हमारे कार्यकर्ता थे, और जो सही सोच रखने वाले लोग हैं, जो मुझे सही तरीके से जानते थे, उन्होंने मेरा हमेशा साथ दिया। जैसे मैं हारा उसके लगभग 8 महीने बाद मुझे हमारे पार्टी नेतृत्व ने राहुल गांधी जी के आशीर्वाद से मुझे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सचिव बना दिया और उत्तराखंड का सह प्रभारी बना दिया। तो अब उत्तराखंड भी हिमाचल की तरह बड़ा फैला है, यहाँ से आपके यमुनोत्री से लेकर पिथौरागढ़ तक जो है बड़ा लंबा चौड़ा क्षेत्र है, पहाड़ों का, प्लेन का। तो उसमें इतने बिजी हो गए कि मालूम ही नहीं पड़ा कि कब 5 साल निकल गए। और लेकिन जनसंपर्क हमने हमेशा बनाए रखा। मैं अगर उत्तराखंड में भी 3 दिन लगाता था, 4 दिन लगाता था, तो उतने ही समय फिर कंस्टिट्यूंसी में भी लगाता था। तो लोगों के साथ अपने हमेशा सुख दुख में उनके साथ खड़े रहे। और जहाँ पिछली बार मुझे 24,500 वोट पड़े थे, इस बार जो है 35,500 वोट पड़े, तो 11,000 की सीधी बढ़ोतरी हुई। वो जनसंपर्क हमेशा ही जुड़ा रहा आपका? हाँ, वो के साथ जीते चाहे हारे, वो हमेशा लोगों के संपर्क में रहे। टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर बनने के बाद आपको क्या लगता है कि क्या क्या हिमाचल में बदलना, मुझे लगता है कि ये बदलना चाहिए और ये विकास होना चाहिए? करने के लिए बहुत कुछ है। अभी एक तो शुरू में मैं जब सरकार बनी तो 1 साल तो मैं मंत्री नहीं था, 1 साल पूर्ण होने के बाद मंत्री बना था। उसमें फिर 1-1.5 महीना विभाग अलॉटमेंट में लगा, और उसके करीब 20-25 दिन बाद जैसे ही विधानसभा का सेशन चला हुआ था तो हमारी सरकार को गिराने की कोशिश भाजपा ने की। फिर उसमें उलझ गए। उसके बाद फिर इलेक्शन आ गए, पार्लियामेंट के भी, बाई इलेक्शन भी। तो कुल मिला के अभी हम कह सकते हैं कि करीब 6-8 महीने से जो है काम थोड़ा सुचारू रूप से चला है। इसमें बहुत संभावना है, क्योंकि देश को, प्रदेश को अगर बेहतर तरीके से
आगे ले जाना है तो एजुकेशन ही वो माध्यम है जिसकी वजह से हम अपने समाज का और देश का भला कर सकते हैं। आज भी अगर आप पूरे सिस्टम से प्रोफेशनल्स और टेक्नोक्रेट्स का रोल अलग कर दो जी तो आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। जी तो हम समाज के लिए टेक्निकली ट्रेन्ड मैन पावर और स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार करें, ये हमारे इस डिपार्टमेंट का मैंडेट है। और जितना हमारा युवा कॉम्पिटेंट होगा उतना ही देश के लिए कुछ काम करेगा, बेहतर काम करेगा। हमारा युवा लायबिलिटी ना बने बल्कि वो समाज के लिए एक एसेट बने, ये हमारा मैंडेट है। हम उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारी खामियां देखने को मिली, अच्छे इंटेंशन से इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं, अच्छे इंटेंशन से विभाग बनाए गए हैं, लेकिन उसमें सुधार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक तो हिमाचल प्रदेश में एक ट्रेंड शुरू हो गया कि हमने ज़्यादा इंस्टीट्यूशन खोलना जो है हम उसको अपनी उपलब्धि मानते हैं। लोग विधायकों के ऊपर दबाव बनाते हैं, विधायक जाके फिर मुख्यमंत्री पे दबाव बनाते हैं, और हम ये सोच के इंस्टीट्यूशन ज़्यादा खोल लेते हैं कि इससे जो है हमारी समाज को भी फायदा होगा और नेतागिरी भी चल पड़ेगी। इसमें सारे लोग शामिल हैं, हम लोग भी शामिल। लेकिन अब ऐसा लगता है कि जो जरूरत से ज़्यादा एक्सपेंशन होगी, इससे हमने क्वालिटी जो है उस पर हम डाउनग्रेड कर दी। हमने एक क्वालिटी सर्विसेज या क्वालिटी एजुकेशन देने के बजाय हम नंबर्स में चले गए, और जहाँ ज़्यादा नंबर में कोई चीज़ एक्सपेंशन जिसमें हो जाएगी वहाँ क्वालिटी पे सीधा असर उसका पड़ता है। क्योंकि अगर लिमिटेड इंस्टीट्यूशंस होंगे हम बेहतर वहाँ पे मैन पावर जो ट्रेनर हैं, टीचर हैं, वो बेहतर दे पाएंगे, अच्छी लैब्स इस्टेब्लिश कर पाएंगे, बच्चों को सब तरह की फैसिलिटीज दे पाएंगे, हर तरह की ट्रेनिंग वहाँ पे दी जा सकती है। लेकिन अगर ये नहीं होगा तो फिर लिमिटेड चीज़ें होंगी, कई जगह टीचर नहीं होंगे, कई जगह कुछ ट्रेन नहीं होंगे। हिमाचल तो यूथ को रोकने के लिए, जैसे यूथ सारा बाहर जाके पढ़ाई कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए बेस्ट एफर्ट्स करेंगे आप? बेस्ट एफर्ट्स कर रहे हैं और बेहतर करने की ज़रूरत है, क्योंकि इम्प्रूवमेंट की कोई एंड नहीं है। वो हमेशा जब हम एक लेवल पे पहुंचते हैं तो उससे आगे का लेवल दिखता है। लेकिन एक क्वालिटी एजुकेशन जो है, क्वालिटी ट्रेनिंग जो है, हम इसलिए नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हो गई है। आप इतने इंस्टीट्यूशन को संभालने के लिए अगर आपने एक वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन सेटअप करने हो तो जितना बजट अभी एलोकेट किया है, हालांकि टॉप प्रायोरिटी है एजुकेशन, है ना, लेकिन इससे भी 10 टाइम ज़्यादा देंगे तब जाके कहीं क्वालिटी एजुकेशन दे पाएंगे, अगर सारे इंस्टीट्यूशन को अच्छे इंस्टीट्यूशन की तरह डेवलप करना हो। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी भी और हमारे सभी मंत्रिमंडल के सहयोगी भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, सहमत हैं, और यहाँ तक कि सभी विधायक भी सहमत हैं, प्राइवेटली बीजेपी वाले भी सहमत हैं कि कहीं ना कहीं हमें जो है डाउन साइजिंग की तरफ जाना पड़ेगा। हमें एक ऑप्टिमम नंबर चाहिए, है ना, जहाँ जियोग्राफिकल कंडीशंस को देख के और हमारा जो पॉपुलेशन है उसका साइज देख के ही हम वहाँ पे सारी इंस्टीट्यूशन खोलें, ताकि उनका बेहतर तरीके से संचालन हो सके और जो इंटेंडेड आउटकम है वो उसे हमें मिल सके। जी, धन्यवाद राजेश जी। ये थे राजेश धर्मानी जी, जिन्होंने कहा कि हम जो सुक्खू सरकार है लगातार एजुकेशन पे काम कर रही है और आने वाले समय में इसी तरह से अच्छे काम किए जाएंगे ताकि हिमाचल में ही यूथ को हर टेक्निकल एजुकेशन मिल सके।